हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, जो मुझे लगता है इस पॉइंट पे डिस्कशन थोड़ा सा ज़रूरी हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आज फिर से एफआईआईज ने सेलिंग की है, ऑलमोस्ट 3400 करोड़ की सेलिंग की है। एंड डीआईआईज ने ऑलमोस्ट 3100 करोड़ की बाइंग की है, तो नेट में उतना बड़ा फिगर नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने देख रहे थे कि निफ्टी एक रेंज बाउंड मूवमेंट में घूम रहा था, बट कहीं ना कहीं जो ब्रॉडर मार्केट्स है वो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखते हैं तो 0.31 का है। दैट मीन्स अगर एक शेयर एडवांस कर रहा था तो उसके कंपैरिजन में 3 शेयर्स डिक्लाइन कर रहे थे। उसके बाद देखते हैं निफ्टी मिड कैप 1.78% डाउन था, निफ्टी स्मॉल कैप 2.12% डाउन था। इंडिया विक्स ऑलमोस्ट 22 हो चुका है। तो फियर कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है एंड ब्रॉडर मार्केट्स भी काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी एज ऑफ नाउ ऐसे लगता है कि सिचुएशन थोड़ी सी खराब है, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि पैनिक करने का टाइम आ गया है। कहीं ना कहीं रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा, लेकिन 17,000 जो था वो कब का सपोर्ट जिसको बोलते हैं वो कब का ब्रेक हो चुका है। तो अब कहीं ना कहीं 16,000 के आसपास ही सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे जो पर्सनली लगता है अब शायद 16 से 17,000 के बीच में ही निफ्टी घूमना चाहिए। एंड पी रेशियो की बात करें तो निफ्टी 50 का पी ऑलमोस्ट 20.75 हो गया है। इस पॉइंट में मुझे लगता है रीजनेबल है। कुछ आर्टिकल्स पढ़े मैंने जिसमें ये लिखा गया था कि जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स है उसके कंपैरिजन में इंडिया थोड़ा सा महंगा है, इसलिए एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू चल रही है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है बाकी इमर्जिंग मार्केट्स से के कंपैरिजन में इंडिया बेटर प्लेस्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रीमियम वैल्यूएशन है तो रीजनेबल है। क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में जो एक पॉपुलेशन का फैक्टर है, एक राइजिंग पॉपुलेशन है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है तो पॉजिटिव पॉइंट भी है इकोनॉमी के नज़रिए से। एट द सेम टाइम जो स्किल लेवल है, ह्यूमन कैपिटल है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड एट द सेम टाइम डेमोक्रेसी है। ये सारे फैक्टर्स मिलके मुझे लगता है बाकी इमर्जिंग मार्केट से इंडिया एक बेटर प्लेस्ड है, बेटर ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एट दिस पॉइंट काफ़ी फेयरली वैल्यूड है निफ्टी, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लर्निंग, सबसे पहले तो भाई मैं जो पर्सनली मेथड फॉलो करता हूँ, इनफैक्ट ये मेथड मैं बचपन से ही फॉलो करता हूँ। चाहे वो एमसीक्यू के एग्जाम्स हों या फिर रियल लाइफ हो, इसमें क्या होता है कि कई बार ऑप्शंस एल्यूमिनेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस मार्केट में अभी अगर अपने किसी भी स्टॉक को खरीदना चाहें या कुछ स्टॉक्स अपने कंपेयर करें, तो सबसे आसान रहेगा कि एलिमिनेशन मेथड यूज करना। फॉर एग्जांपल, स्टॉक्स को कंपेयर करना और कुछ भी ऐसे फैक्टर्स मिल जाएं जिसकी वजह से वो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो उस पर फोकस करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आसान हो जाता है ये ध्यान देना कि कौन सा स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए कंपेयर टू क्या खरीदना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहला स्टॉक जिसकी बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट। ये तो मैं काफ़ी अपने वीडियोस में बोल चुका हूँ एंड इस स्टॉक को लेकर मैं एकदम भी बुलिश नहीं हुई। जनवरी में भी वीडियो बनाया था एंड काफ़ी वीडियोस में लाइव सेशंस में बोलता रहता हूँ कि ये स्टॉक मुझे एट दिस पॉइंट भी ओवर वैल्यूड लगता है। एंड ऑब्वियसली सिर्फ ये स्टॉक नहीं गिर रहा, बाकी सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो उस पॉइंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसकी जो वैल्यूएशन है 154 पी जो दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत हाई है। एट द सेम टाइम जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो इतना हाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस मार्केट में जहाँ इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो डिस्काउंटिंग रेट बढ़ जाएंगे। उस पॉइंट से मुझे लगता है जो फ्यूचर कैश फ्लोज है वो हायर रेट से डिस्काउंट होंगे, तो जो एट प्रेजेंट जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एट दिस पॉइंट भी एवेन्यू सुपरमार्ट अट्रैक्टिव नहीं हुआ है खरीदने के लिए। कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। कुछ कमेंट्स या कुछ वीडियोस भी मैंने देखे जहाँ बोलते हैं कि क्योंकि डीमार्ट में बहुत ज़्यादा फुटफॉल रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो डीमार्ट बहुत अच्छा स्टॉक है। ऑब्वियसली डीमार्ट अच्छा स्टोर है, बट कहीं ना कहीं जो ई कॉमर्स डिलीवरी एप्स है, ग्रोसरी एप्स हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रही है। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स 20 मिनट्स में आजकल ग्रोसरी ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो इसकी वजह से भी काफ़ी प्रेशर में रहने वाला है ये स्टॉक। अदरवाइज अच्छी कंपनी है, एक्सपेंशन के काफ़ी प्लान्स हैं, बट एट दिस पी मुझे नहीं लगता ये स्टॉक अट्रैक्टिव है। एंड अगर आप डिटेल्ड व्यू चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखते हैं तो कंपनी की स्पीड अच्छी है ग्रोथ की,
बट कहीं ना कहीं मार्केट्स जो वैल्यूएशन दे रहा है उस हिसाब से कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्पीड से मार्केट्स ग्रो करना एक्सपेक्ट कर रहा है, तो लेट्स सी। और जो इतने ज़्यादा स्टॉक हाई पी पे अवेलेबल होते हैं उसमें क्या होता है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो जस्ट इन केस अगर जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आई थिंक 14 मई को आने वाले हैं, या एक बार चेक करना पड़ेगा, डबल चेक करना पड़ेगा, तो जब भी रिजल्ट्स आएंगे, जस्ट इन केस अगर एस्टिमेट से थोड़े भी मिस हो गए रिजल्ट्स, तो स्टॉक को और अच्छी खासी बिडिंग मिल सकती है। तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर आप इसमें एंट्री लेने का सोच भी रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा रुक जाइए, रिजल्ट्स आने दीजिए, उसके बाद आप लीजिएगा। रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद भी कई बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, या उसके बावजूद स्टॉक वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करता है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, इस मार्केट में थोड़ा कॉशियस रहना अच्छा रहेगा। एंड एक और न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें होर्डिंग ऑफ एडिबल ऑयल एक डीमार्ट के स्टोर में उज्जैन में पकड़ा गया था, बट आई थिंक ये कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, इससे कोई आई थिंक स्टॉक प्राइस पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ये तो रेगुलर न्यूज़ है जो एवरी नाउ एंड देन होती होती रहती है। एंड एच डी एफ सी सिक्योरिटीज़ का जो टारगेट था पहले, मुझे लग रहा था कि पॉसिबल नहीं है, बट अभी अगर करंट मार्केट कंडीशंस इंप्रूव नहीं होती है, अगर मार्केट सेम लेवल पे भी घूमते रहते हैं, तो आई थिंक एवेन्यू सुपर मार्ट के ऊपर प्रेशर रह सकता है। उसके बाद टेक्निकल चार्ट अगर देखें, हालांकि मैं इसमें ज़्यादा यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन स्टिल अगर कुछ लोग जो यकीन करते हैं, आप देखेंगे लास्ट 2 डेज में अच्छी खासी वॉल्यूम से गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल थर्ड डे हो जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है, बट अगर मैं आप लोग की जगह होता तो मैं कहीं ना कहीं जो इसका 200 डे मूविंग सपोर्ट है, या फिर चलो वो तो 4058 पे है, बट स्टिल अगर 200 पॉइंट्स 300 पॉइंट्स अगर रिकवर करता है, जस्ट इन केस 3800 के आसपास आता है, तो मैं कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनाता एवेन्यू सुपर मार्ट में। उसके बाद एक दूसरा स्टॉक है नायका। इसको अभी रिसेंटली थोड़ा बढ़ाया गया था, मुझे ये कहीं ना कहीं नायका पेटीएम काफ़ी मैनिपुलेटेड स्टॉक्स लगते हैं, बट स्टिल वापस अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक को लेकर भी मैं बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि 68,000 करोड़ का ऑलमोस्ट जो मार्केट कैप है, उसके लिए अगर ठीक है नई कंपनी है, उतना ज़्यादा प्राइस अर्निंग्स वगैरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये सब कंपनीज एक्सपोनेंशियली ग्रो करती हैं, तो प्राइस अर्निंग्स रेशियो काफ़ी स्पीड से डाउन आता है। बट स्टिल अगर 676 आई मीन 68,000 करोड़ की कंपनी है, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट 680 करोड़ तो प्रॉफिट आना चाहिए, अगर प्राइस अर्निंग्स रेशियो 100 का भी रखना है तो उस हिसाब से प्रॉफिट्स दिखते हैं। इसका प्रॉफिट ऑब्वियसली अभी तक तो लॉस में ही थी, अभी कुछ टाइम से प्रॉफिट कर रही है कंपनी, बट ईपीएस आप देखेंगे 0.59 का है लास्ट क्वार्टर में, एंड जो नेट प्रॉफिट है 28 करोड़ का है। तो अगर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में ऐसा तो कोई भगवान छप्पड़ फाड़ के दे नहीं देगा, जस्ट इन केस काफ़ी अच्छे से ग्रो भी करती है, नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में 300 400 या 500,000 करोड़ का भी प्रॉफिट अचीव करती है, तब जाके एट एट दिस प्रेजेंट पॉइंट जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से भी 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी अचीव करेगी तो 70 का पीई होगा। तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे भी मुझे लगता है कंपनी ओवर वैल्यूड रहेगी, तो मुझे लगता है इस पॉइंट पे भी नायका को थोड़ा अवॉइड करना सही रहेगा। एंड अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आई थिंक सेल ऑन राइज वुड बी द राइट स्ट्रैटेजी। अगर 1600 1700 जस्ट इन केस मार्केट थोड़ा रिकवर होता नहीं है, स्टॉक पहुंचता है, तो सेल कर देना चाहिए। मैं आपकी जगह होता तो ऑब्वियसली आप लोग खुद अपना रिसर्च करिए, उसके बाद डिटरमाइन करिए क्या सही है क्या गलत। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैंने पढ़ा था नायका के बारे में। नायका का फॉर एग्जांपल जो आईपीओ लॉन्च करने का तरीका था, या फिर उसमें कोई जो जितने भी ये आईपीओ लॉन्च हुए वो कोई फंड रिक्वायरमेंट की वजह से लॉन्च नहीं हुआ था। इसका एक ही मोटिव था कि बहुत अच्छा ल्यूक्रेटिव एग्जिट रूट मिल सके अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स के लिए। और अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स थे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, फैमिली ऑफिसेस, संजय नायर जी की फैमिली, फाल्गुनी नायर, और सिटी ग्रुप्स इंडिया ऑपरेशन के जो संजय हेड हैं, केकेआर, ऐसे बहुत सारे एच एन आईज इन्वॉल्व थे, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जिट रोड मिल गया, रातों रात वो लोग हजारों करोड़ के मालिक बन गए। और उसमें आप देखेंगे 88% जो आईपीओ था वो ऑफर फॉर सेल था। इसका मतलब ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग अपना स्टेक सेल कर रहे होते हैं, तो वो जो फंड्स होते हैं वो कंपनी के पास नहीं जाते, वो पर्सनल अकाउंट्स में जाते हैं उन अर्ली इन्वेस्टर्स के लिए। वो लोग अपना स्टेक आप लोग को, रिटेल इन्वेस्टर्स को या म्यूचुअल फंड्स को सेल करते हैं। फ्रेश इशू सिर्फ 12% था, लेस देन 12%। तो इसका मतलब है कि जो कंपनी का आईपीओ था वो उसका प्राइमरी एम यही था कि अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स को एग्जिट रूट मिल सके। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कहीं ना कहीं
जो ये एग्जिट रूट है वो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा चूना लग जाता है, और स्पेशली वैल्यूएशन अगर सही नहीं हो तो अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं। तो मुझे भी 2 लॉट मिले थे, बट कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रैटेजी एक ही रही थी कि भैया लिस्टिंग गेन या सेकंड या थर्ड डे पे मैंने अच्छा खासे प्रॉफिट पे सेल कर दिया था, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर मैं बुलिश नहीं हूँ, फ्यूचर के लिए बुलिश हूँ बट एट दिस प्राइस नहीं। जब ये ऑलमोस्ट 600-700 के प्राइस पे मिलेगा तब मैं इसको कंसिडर करूंगा खरीदने का, बट उसके पहले में नहीं। उसके बाद एक और स्टॉक जो आज के अच्छे खासे मार्केट गिरावट में भी स्ट्रांगली हेल्ड किया वो है लैंसा कंटेनर्स। इसमें भी बीच बीच में गिरावट आ रही है, बट कहीं ना कहीं जो वापस राइज मिल जा रही है स्टॉक को, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी बुलिश मोमेंटम पे है। स्टॉक P36 का है, थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट कहीं ना कहीं रिटर्न्स बहुत हाई है, 23% के आसपास है कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो देखेंगे, पीईजी रेशियो 0.58 है, तो काफ़ी सही है। 0.5 के आसपास रहता है तो वो काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड रहता है। तो एट दिस पॉइंट मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लांसा कंटेनर्स में एंटर करिए। मैं यही बोलूँगा कि अभी इसके रिजल्ट्स का वेट करिए, इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, क्योंकि कंटेनर की जो शॉर्टेज है वो जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं वैसे ही कंटेनर्स की शॉर्टेज भी उतनी आसानी से पूरी होने वाली नहीं है, तो काफ़ी टाइम तक रहने वाली है, जिसकी वजह से आई थिंक ये स्टॉक अच्छा मूव करना चाहिए। तो एक बार अगर मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आ जाते हैं, वो जैसे एक्सपेक्टेशन है वैसे आते हैं, तो फिर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। बट अगैन क्योंकि 645 करोड़ की कंपनी है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो ये सोचकर ही बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं वो इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट स्टिल इसका रिजल्ट्स का वेट करना जरूरी हो जाता है। और जो उसका सोर्सेस ऑफ ग्रोथ जो मुझे लगता है लैंसर कंटेनर्स में, एक तो ऑब्वियसली इंक्रीज इन फ्राइट रेट्स, बट कहीं ना कहीं ये रियल ग्रोथ नहीं है, क्योंकि सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से या जो फ्राइट रेट्स है उसको बढ़ने की वजह से अगर रेवेन्यूज बढ़ रही हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। बट सेकंड जो सोर्स है वो है क्विकर वेसल टर्न अराउंड टाइम्स। जितने भी पोर्ट्स हैं दुनिया में वो कहीं ना कहीं मोर एफिशिएंट होते जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो शिप्स आ रही है लोड लेकर, कंटेनर का लोड लेकर, वो क्विकली उसको पोर्ट पे उतार के वापस रिलोड कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, टाइम बचता है, तो जो टर्न अराउंड ज़्यादा होगा तो रेवेन्यूज भी ज़्यादा होंगे ईयरली। एट द सेम टाइम जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लैंसा कंटेनर्स कैपेसिटी एक्सपेंशन में भी अच्छा खासा फोकस कर रहा है। अभी इसके पास ऑलमोस्ट 10,000 कंटेनर्स हैं, जो अभी ये ग्रोथ करके ऑलमोस्ट 12,500 कंटेनर्स करने वाला है। तो ये जो ग्रोथ है उससे रेवेन्यू, क्योंकि कंटेनर्स की डिमांड ऑलरेडी रहेगी, तो ऑब्वियसली फुल कैपेसिटी पे जब 12,500 पे रेवेन्यूज अच्छी खासी और इंक्रीज करेगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है लैंसर कंटेनर्स काफ़ी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद लास्ट में कि अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो वहाँ मैं रेगुलर अपडेट्स डालता रहता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और अपडेट कि मैं हर एक फ्राइडे को अराउंड 8:30 PM एक लाइव सेशन कंडक्ट करूंगा। उसमें ऑब्वियसली जो मेंबर्स होंगे उनके क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। बट ऑब्वियसली अगर आप नॉन मेंबर्स भी हैं, अगर मेंबर्स के क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं हैं, तो आप नॉन मेंबर्स के भी क्वेश्चन को ऑब्वियसली मैं लूंगा। तो अब मैं रेगुलरली फ्राइडे 8:30 लाइव सेशन कंडक्ट करूंगा। जस्ट इन केस अगर फ्राइडे नहीं हो पाता तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, तो इधर सैटरडे या संडे एक रीजनेबल टाइम पे लाइव सेशन जरूर कंडक्ट करूंगा। स्पेसिफिकली जो करंट मार्केट कंडीशंस है इस समय में काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स पैनिक मोड में आ गए होंगे। चलिए लास्ट में डिस्क्लेमर कि ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं था, एंड मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। लास्ट में प्लीज़ आप लोग अपनी एनालिसिस खुद करिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, फिर ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच।